नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। रात के ठीक 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी बहस का। और आज की बड़ी बहस का सवाल है, सदन में योगी का दम, विपक्ष की बोलती बंद। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज सदन सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीर खींचने का सबसे बड़ा मंच बन गया। अनुपूरक बजट पर चर्चा थी, लेकिन असली टकराव सरकार के दावों और विपक्ष के सवालों के बीच दिखाई दिया। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कानून का राज, सुरक्षा और विकास को अपनी सरकार की सबसे बड़ी पहचान बता रहे थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष, जो इन्हीं दावों को जमीनी हकीकत की कसौटी पर कस रहा था। सीएम योगी ने दो टूक में कहा, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश अराजकता, दंगों और माफिया संस्कृति की गिरफ्त में था। आज वही प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है और आम जनता के भरोसे का केंद्र भी है। मुख्यमंत्री ने तीखे अंदाज में याद दिलाया, आज से 9 साल पहले समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और बीजेपी विपक्ष में। सपा आज तितर बितर क्यों है? मैं पूछूंगा कि काफिला क्यों लूटा? यही नहीं, सीएम योगी ने अतिक्रमण पर भी साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जो कब्जा किया है उसे छोड़ना पड़ेगा। सरकार की पहली प्राथमिकता कानून का पालन है। तो वहीं सीएम ने सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला किया। उन्होंने साफ साफ कहा, आप पूजा पाल के साथ न्याय नहीं कर पाए। क्या वो पीडीए का हिस्सा नहीं थे? लेकिन हमने न्याय किया। सीएम योगी ने ऐलान किया कि बेटी किसी की हो उसे न्याय मिलेगा। सदन में तारीफ भी हुई और तंज की धार भी खूब तेज दिखी। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष की वरिष्ठता और सुझावों को सराहा, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाया कि प्रदेश की बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन था, ये जनता अच्छे से जानती है। विपक्ष ने बजट के आकार, अर्थव्यवस्था और आम आदमी तक विकास की पहुंच पर सवाल उठाए, तो सरकार ने जवाब में बदली हुई कानून व्यवस्था और सुरक्षित माहौल को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या योगी सरकार का कानून का राज विपक्ष के हर आरोप का जवाब है? क्या उत्तर प्रदेश सच में भयमुक्त होकर विकास की राह पर तेजी से बढ़ चुका है, या फिर चुनौतियां अब भी उतनी ही बड़ी है? सत्ता के दावे, विपक्ष के सवाल और जनता की उम्मीदें, इन्हीं के बीच आज होगी सबसे तीखी, सबसे बेबाक और सबसे बड़ी बहस। मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, पहले वो बयान आपको सुनवाते हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बहुत अच्छी नहीं थी, हमें भी बुरा लगता था। आपको उदाहरण देना है तो मैं आपको बता सकता हूं, न्याय कैसे होता है। आप ही के सामने, आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल संभवतः नहीं है, आपकी सदस्य थी, आपने उन्हें न्याय नहीं दिला पाए, नहीं दिला पाए क्योंकि हिम्मत नहीं थी। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। आप उन गुंडों और माफियाओं के सामने एक गरीब बेटे को न्याय नहीं दे सकते थे। आप बात तो पीडीए की करते हैं, क्या वो पीडीए की पार्ट नहीं थी? न्याय कैसे होता है ये हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। माफ कीजिएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का तो ये संबोधन आपने सुन लिया। अब आपको सुनवाते हैं कि उनके संबोधन के बाद, उनके इस वक्तव्य के बाद पूजा पाल का क्या रिएक्शन आया है सामने, और सांसद इकरा हसन ने इस पर क्या कुछ कहा है। इस बात में मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद उसमें करना चाहूंगी, क्योंकि शायद ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं कि जो विपक्ष में भी जो महिला परेशान है और जो विधानसभा में खड़ी होकर के अपनी बात रख रही हैं, उनको भी सुनने का काम कर रहे हैं और उनको स्पष्ट रूप से बताने का काम कर रहे हैं कि चाहे इस पक्ष की हमारी बहन हो, बेटी हो, चाहे उस पक्ष की हमारी बहन बेटी हो, हम उसकी सुरक्षा और रक्षा करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि अगर महिला सम्मान की उन्हें इतनी चिंता है, तो जो उन्नाव की पीड़िता है
उनके जो मुजरिम है उनको भी निर्दोष साबित किया जा रहा है, तो पहले उनका सम्मान करे, उनके मुजरिम को सजा दिलाए, उन्हें इंसाफ दिलाए, तब हम उनकी बात को स्वीकारेंगे। उनमें वो इस तरह की राजनीति करते हैं, लेकिन जो असल मुद्दे हैं, जो पीड़िता है उन्नाव की, उनके साथ जो हो रहा है वो यही सरकार कर रही है, तो पहले उनके लिए वो उन्हें इंसाफ दिलाए, उसके बाद में देखेंगे। तो चलिए सीधे मेहमानों का रुख करते हैं, एक एक करके मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अतुल गहलोत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। अतुल जी बहुत स्वागत आपका। मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। आशीष जी आपका भी बहुत स्वागत। मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज जी बहुत स्वागत आपका। और हेमंत मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं, हेमंत जी आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी के एन पांडे हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं के एन पांडे का रुख करूंगी। के एन पांडे, आज जिस तरह का माहौल हमने देखा सदन में और जमीनी हकीकत आप क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्या आम आदमी वाकई खुद को इतना सुरक्षित महसूस कर रहा है जितनी बातें आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में कही है? उन्होंने कहा कि 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश क्या था और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए, निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है, भयमुक्त उत्तर प्रदेश बन रहा है। जी पूर्वा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री आज काफ़ी आक्रामक दिखाई पड़े सदन में, उसमें एक तरीके से देखा जाए तो जो उन्होंने बातें कही कि वो 2017 से पहले जो थे, एक तरीके से जब सपा सरकार थी तो अराजकता का माहौल था, आज कानून का राज है। चाहे वो बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कारोबारी हो, सभी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। सभी अपने अपनी जगह पे अपने अपने कारोबार कर रहे हैं और कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और किसी की भी हिमाकत नहीं है कि वो इसको जो है उसका उल्लंघन करे। जो भी इसका उल्लंघन करने की कोशिश करता है उसे सबक सिखाई जाती है। तो कुल मिलाकर के वो काफ़ी आक्रामक दिखा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो इसकी बदौलत जो है उत्तर प्रदेश में काफ़ी निवेश बढ़ा है। आज स्थिति यह है कि यहाँ पर ब्रह्मोस जैसी मिसाइल भी बन रही। उन्होंने एक तरीके से जहाँ समाजवादी पार्टी के लोगों को घेरने की कोशिश की, वहीं अपनी उपलब्धियां भी गिनाई कि 2017 के पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। उन्होंने पूरी तरीके से अपनी बात को रखा और इस बार उन्होंने कहा कि चाहे बेटियां वो पक्ष की हों चाहे विपक्ष की हों, उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। वो जमाना अब नहीं रहा कि जो पीडीए का हिस्सा बेटियां होती थी उनको न्याय नहीं मिलता था, आज सभी को न्याय मिलता। उन्होंने बिजमा यादव जो है वो समाजवादी पार्टी की विधायक है, उन्होंने भी सुरक्षा की एक तरीके से मांग की थी विधानसभा में। उन्होंने कहा कि उन्हें भी सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से अब सरकार जो है वो किसी भी कीमत पे जो है सुरक्षा को जो है एक तरीके से आश्वस्त कर रही है, चाहे वो कोई भी हो। पूरे प्रदेश के आम आवाम जो है वो सुरक्षा के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त रहे। सरकार पूरी तरीके से सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है और पूरी तरीके से प्रयास भी कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले दंगा होता था, फसाद होता था, लेकिन आज कोई पूछे कि दंगा फसाद कैसे होता है, क्या होता है, इसको बरेली के मौलाना से पूछे तो वो इसका जवाब बेहतर दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर के सपा शासन काल की एक तरीके से उन्होंने घेरने की कोशिश की और अपनी उपलब्धियों को पूरी तरीके से बढ़ाया और प्राथमिकता के आधार पर देखा जाए तो उसमें कानून व्यवस्था रही। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से आज उत्तर प्रदेश में जो है कानून का राज है, जिसकी वजह से सारे लोग जो है खुशहाल हैं। नौजवान को एक तरीके से देखा जाए रोजगार मिल रहा है, सारे लोग जो है अपने अपने काम में मस्त हैं, कहीं कोई किसी तरीके की कोई परेशानी किसी को नहीं देखने को मिल रही है। तो ये जो है ये स्थिति जो पैदा हुई वो कानून का उत्तर प्रदेश में राज हुआ है, इसीलिए इतना अमन चैन दिखाई पड़ रहा और आज दंगा मुक्त एक तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश बना है वो कानून की बदौलत ही बना है। किसी भी सरकार में देखा जाए तो प्राथमिकता जो होनी चाहिए वो कानून का राज स्थापित करने की होनी चाहिए, बाकी चीजें तो बाद में होती रहेंगी। जी ठीक है के.एन. पांडे, मैं लौटूंगी आपके पास। मनोज मिश्रा जी, क्या ये कहना गलत होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जो एक परसेप्शन पॉलिटिक्स है उससे बदल दिया है? नहीं, देखिए दरअसल सदन में हम लोग आज सभी लोग मौजूद थे जी, और योगी जी में एक जो बॉडी लैंग्वेज और बढ़ता हुआ विश्वास, कानून पे तो चर्चा उन्होंने की, कानून का राज है उस पर उन्होंने बातें की, लेकिन आज उन्होंने बातें बहुत सारी और भी की। विपक्ष के नेताओं को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, प्रदेश के विकास में उन्होंने बिंदुवार गिनाया भी है, खासकर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे और साथ ही उन्होंने कटाक्ष भी किया, क्योंकि अभी पीछे चर्चा वंदे मातरम पे थी, पीछे चर्चा एसआईआर पे थी, या ये कहिए कि इस सदन से पहले पूर्ण हुए पिछले सदन के बीच में जितनी भी बातें विपक्ष ने उठाई, क्योंकि चर्चा लंबी थी, सदन भी लंबा चला, तो सरकार की उपलब्धियां 2017 के पहले 2017 से 2025 तक के बदले, चूंकि नेतृत्व उन्हीं का था, बतौर मुख्यमंत्री वही रिपीट हुए। तो और लॉ एंड ऑर्डर, खासकर जब जमीन कब्जे की बात हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो,
महिलाओं की सुरक्षा के लेके बात। और आज उन्होंने एक बड़ी मजे की बात की विपक्ष की दो नेताओं की, बिजमा यादव चूंकि अच्छा दोनों प्रयागराज से, पूजा पाल के बारे में आप सब बेहतर जानते हो, पूजा पाल किससे पीड़ित थी, किस पार्टी की थी, अतीक अहमद और उनके परिवार का किस तरीके से हुआ वो हम सारे लोग जानते हैं। एक माफिया गुंडे को मिट्टी मिलाने वाले डायलॉग को अगर आप सब लोगों को याद हो तो कहना यह था कि कानून का राज, प्रदेश का विकास, और अन्य राज्यों से उन्होंने कंपेयर भी किया। आज उन्होंने ये कई बार इस बात को कहा कि देश का नंबर 1 किस किस मामले में उत्तर प्रदेश आज हुआ है, किस मामले में नहीं था, उत्तर प्रदेश की पहचान किस तरीके से थी और किस तरीके से बदली हुई। मुझे हम सारे पत्रकार साथियों जो सारे वरिष्ठ पत्रकार थे बैठे थे सदन में इस चर्चा को कवर कर रहे थे, उनमें भी एक चर्चा थी क्योंकि उन्होंने कुंभ की उपलब्धि, उसके बाद माफियाओं पे पूरा कब्जा एक तरीके से कह लीजिए कि वो इधर से उधर कुछ नहीं कर, गाजियाबाद से गोरखपुर तक महिलाएं सुरक्षित, बेरोजगार, नवयुवक, तो जितने मुद्दे बिंदुवार या सूची में कार्य प्रणाली में पिछले 4 दिन में था, उसके समापन में योगी जी ने लगभग 1.5 घंटे में जो स्पीच दी सदन के अंदर, वो मैं एक बहुत ये कह सकता हूं कि बहुत परिपक्व और बहुत सधे हुए और कुछ भी नहीं छोड़ा बतौर मुख्यमंत्री विपक्ष को बताने में। हर एक सेक्टर को वो छूते, आज उनके संबोधन के दौरान हमने देखा कि उन्होंने हर एक सेक्टर को छुआ, यहां तक कि उन्होंने पूजा पाल वाला मैटर भी उठा दिया। मनोज मिश्रा जी, सबसे मुख्य मुद्दा जैसे लग रहा है मुझे, शायद समाजवादी पार्टी खुद भी भूल गई होगी, लेकिन उन्होंने वो नहीं भूले। मैंने इसलिए आपसे कहा कि प्रयागराज चूंकि हमारा गृह जनपद है तो हम उसको बेहतर समझ सकते हैं। पूजा पाल, स्वर्गीय राजू पाल, फिर अतीक और अशरफ का आतंक और उसको समाप्ति, खाली इतने पर ही वो नहीं रुके, उन्होंने भविष्य में सुरक्षा, उन्होंने कहा कि ये खाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए नहीं बल्कि विपक्ष में जितनी भी महिलाएं, चाहे वो सदन में है सदन के बाहर है, वो एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी और उसकी गारंटी है। उन्होंने बात को भरोसा दिलाया। ठीक है जी, ठीक है, क्योंकि यही एक पल था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में खड़े होकर उन्होंने ये कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को, और मुझे लगा, और वो चीज हमने देखी मनोज जी, वो चीज हमने होते हुए देखी है ऑन ग्राउंड कि उन माफियाओं को मिट्टी में मिलाया गया है। आशीष चतुर्वेदी जी, सीएम योगी ने आज ये भी पूछा कि काफिला क्यों लूटा, यानी आज भी सपा उसी अंदरूनी कलह से जूझ रही है क्या? आज भी वही स्थिति बनी हुई है समाजवादी पार्टी की, उससे उबर नहीं पा रही है, उससे ओवरकम नहीं कर पा रही है, या हील नहीं कर पा रही है खुद को अंदर तक? चलिए अब किससे कहानियां खत्म हुआ, तथ्यों पे बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाजपा में कितना लगाव। अमित शाह का खेमा अलग है, योगी आदित्यनाथ का खेमा अलग है, दोनों जो लटक उप मुख्यमंत्री हैं उनके खेमे अलग हैं। जब दीपोत्सव होता है तो जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं उनको बेचारों को बुलाया भी नहीं जाता, उनकी फोटो भी नहीं लगाई जाती, तो वहां कितना प्यार है देख लिया जाता है। जब अमित शाह यहाँ आके बूथ अध्यक्षों की बैठक करते हैं उसमें योगी को बुलाया भी नहीं जाता है और उनकी फोटो भी नहीं लगाई जाती है, तो कितना प्यार कितना लगाव आपस में सब में है। कौन कहाँ लूट रहा है, अब चर्चा है कि योगी जी को अमित शाह हटा देंगे, अब चुनाव से पहले हटाएंगे कि चुनाव के बाद, ये देखने वाला खेल। यहाँ तो हो गई आपसी लगाव और कहाँ की। अब बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था की। जब हमारी सरकार थी 2017 से पहले, तब उत्तर प्रदेश पे कितना कर्ज था और आज कितना कर्ज है, गूगल करके हर आदमी इसका जवाब देख ले कि आज लगभग दुगना हो गया है कर्ज उत्तर प्रदेश के ऊपर। ये हो गई आपकी अर्थव्यवस्था। अब आ जाते हैं कानून व्यवस्था पे। कानून व्यवस्था आप अपने मोबाइल पे फिर से गूगल कर लीजिए, एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देश में सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं के खिलाफ किस प्रदेश में होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ को एक बार गूगल कर लेना चाहिए। लेकिन वो अपनी भाजपा मानसिकता से उबर नहीं पा रहे हैं कि होए कुछ भी, बोलना तो अपना ही है बस। तो कोई भी व्यक्ति इसको भी गूगल कर ले, पता चल जाएगा कि देश में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित कौन से प्रदेश में है, वो आपको एक स्मार्टफोन बता देगा। अब बात आती है कि विकास की। हमने जितना मेट्रो स्टेशन लखनऊ में बनाए, 2017 से आज इनकी सरकार आ गई, 2025 खत्म होने को आ रहा है, उससे ये एक स्टेशन आगे नहीं बढ़ा पाए। तो ये है इनका विकास। एक एक्सप्रेसवे जिसका एक्विजिशन, जिसका काम हमने शुरू किया था, उसमें बनाया, उसमें कितने गड्ढे हुए ये सबको दिख रहा है, कितने हादसे हो रहे हैं उसमें वो भी सबको दिख रहा है। और जो सपा के कार्यकाल में बना था उसमें आज भी हवाई जहाज उतर जाते हैं, तो ये देख के हवाइयां उड़ जाती है भाजपाइयों की, तो उस पर वो जल्दा थोड़ा कम जाते हैं। बाकी जो एयरपोर्ट्स की बात हो रही थी, 7 एयरपोर्ट बनाए गए, 6 बंद हो गए हैं, तो ये है भाजपा का विकास।
कानून व्यवस्था भी बता दी मैंने आपको, अर्थव्यवस्था भी बता दी, विकास भी बता दिया, और हाँ, संविदा पे रखना आपने शुरू किया। 9 बार शायद आपके पर्चे लीक हो गए। योगी जी बताना भूल गए कि उनकी सरकार के 9 बार पर्चे लीक हो गए। तो अगर परीक्षा ही लीक हो गई, पर्चा ही कैंसिल हो गया, तो नौकरी कैसे दे दी महाराज? आपने तो मुंगेरी को भी पीछे छोड़ दिया। अरे जब परीक्षा ही फेल हो गई, खत्म हो गई, तो नौकरी किसको दे दी आपने? अब तो जो परीक्षा ही नहीं हुई तो आपने नौकरी कैसे दे दी? आपने उत्तर प्रदेश में 23,000 स्कूल बंद कर दिए, बंद किए ना आपने, और आपने 23,000 शराब की दुकानें खोली। जब आप इतनी शराब बेचेंगे तो क्राइम बढ़ेगा कि घटेगा, ये कोई आदमी, एक आम आदमी भी समझ सकता है कि जब आप इतनी शराब बेचेंगे तो क्राइम बढ़ेगा, और वो बढ़ता जा रहा है। तो फिर उसके बाद कुछ खास बचता नहीं है। अब जहां तक पूजा पाल की बात आती है, पूजा पाल वो है जिन्होंने अपने पति के मरते ही 1 महीने में दूसरे आदमी से शादी कर ली, और जब उनको क्रॉस वोटिंग में भाजपा से अच्छे से मिल गया कुछ, तब वो उधर चली गई और उधर का गुणगान करने लग गई। तब ऐसी महिला जिसने अपने पति के मरने के 1 महीने बाद जो है दूसरे से शादी की और क्रॉस वोटिंग कर दी पैसे लेके दूसरी पार्टी के लिए, अब उसकी बातों का कोई जवाब देना औचित्य नहीं बनता। और वहीं आज देख लीजिए, अगर महिला सम्मान की बात होती तो आज उस लड़की को जिसको भाजपा के विधायक ने पहले रेप किया, फिर 60,000 में बेचा, फिर उसके पिता को मरवाया, फिर उसकी चाची को मरवाया, फिर उसकी बुआ को मरवाया, फिर उसके वकील को पिटवाया, वो भी आज जेल से छूट रहा है। तो ये है उत्तर प्रदेश। देख रहे हैं ना लोग कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो देख रहे हैं ना। ऐसे बहुत से अनगिनत मुद्दे, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा, बाकी लोगों को भी बोलना होगा। मैं समझता हूँ लगभग मैंने बात कह दी है, जो तस्वीर है उसे साफ तरीके से रख दिया है। चलिए ठीक है, अतुल गहलोत जी, अब आप जवाब दीजिए, मोर्चा संभालिए। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपकी पार्टी को लेकर बहुत विपरीत में चीजें जा रही हैं। पहली चीज तो ये अर्थव्यवस्था को लेकर बात कर रहे हैं मेजर आशीष चतुर्वेदी, जो दूसरी चीज ये महिला सुरक्षा को लेकर वो बात कर रहे हैं, और पूजा पाल को लेकर। लेकिन आशीष जी, एक चीज मैं यहाँ पर पूजा पाल के संदर्भ में कहना चाहूंगी, ठीक है उन्होंने 1 महीने के अंदर दूसरी शादी कर ली, ये उनका अपना निजी मामला है। वो 1 महीने के अंदर शादी कर ले या अगले दिन ही शादी कर ले, इस पर टिप्पणी करने के लिए ना तो हम इतने सक्षम है ना कोई और, ये उनका अपना पर्सनल मैटर है। दूसरी चीज ये अतुल गहलोत जी, ये कहा जा रहा है कुलदीप सेंगर का मुद्दा, देखिए सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा में कुलदीप सेंगर का मुद्दा है। हालांकि इसमें सरकार की हस्तक्षेप तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ यहां पर है, क्योंकि कुलदीप सेंगर को बेल किसी नेता ने नहीं दी है, भारत की न्यायपालिका ने दी है। हालांकि जेल तो योगी सरकार ने ही भिजवाया, लेकिन फिर भी घूम फिर के वो मुद्दा कहीं ना कहीं गले की फांस इस वक्त मुझे लग रहा है बीजेपी के लिए बना हुआ है। क्या रिएक्शन है इस पर आपका? अपूर्वा जी, मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ हमारे सपा के प्रवक्ता आशीष जी को कि रही महिला सुरक्षा की बात, आपकी महिला विधायक थी पूजा पाल, जब वो अच्छी थी और जब उस विधायक ने अपने न्याय के लिए इनकी पीडीए में आवाज उठाई कि मुझे न्याय चाहिए, इनकी सरकार, इनके लोग, इनकी पार्टी उस अतीक अहमद, उस गुंडा माफिया के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाती है, वो संरक्षण देती है। उसी कारण उस पूजा पाल को, उस महिला को दिलवा पाए, उस विधायक को, इनकी पार्टी के विधायक को न्याय नहीं दिलवा पाए, तो उत्तर प्रदेश की महिलाएं इनसे क्या आशा कर सकती हैं? और रही बात अपूर्वा जी, एक्सप्रेसवे, हमने 9 एक्सप्रेसवे नए बनाए हैं। और रही कोडिन सिरप, अब आपने देखा पूर्वा जी, एक मुद्दा चल रहा है उत्तर प्रदेश में, कोडिन सिरप, जिसमें सपा के लोग जुड़े हुए हैं। खुद अमित यादव जो सपा का प्रदेश सचिव है, युवजन सभा, वो खुद कोडिन सिरप मामले में खुद दोषी पाया जा रहा है। अमित यादव, मिलिंद यादव, मुकेश यादव, ये कौन लोग हैं जिस इलीगली लाइसेंस इनकी सरकार में जिनको प्रोवाइड कराए जाते हैं? 12 से 17 जो शासनकाल था सपा का, उसमें इन लोगों को लाइसेंस प्रोवाइड कराते हैं। ये क्यों जवाब नहीं देते उन लोगों को? जब हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, जब हम कानून राज की बात करते हैं, तो इधर उधर की बात करने लगते हैं। और रही अजय सेंगर का मामला, तो हमने उसको जेल भेजने का काम किया हमारी सरकार ने, हमने उनको बर्खास्त करने का काम किया। कहां हमने कोताही बरती? और छुटने का जहां तक प्रश्न है, कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट ने जमानत दी है, उसमें कोई भाजपा का हस्तक्षेप थोड़ी है, कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं है उसमें। हमारी सरकार ने, जब वो गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तार किसने करवाया? गिरफ्तार हमारी सरकार ने किया। आपकी तरह नहीं है हम लोग कि अपने विधायक को सुरक्षा नहीं प्रोवाइड करा सकते। अरे हम वो लोग हैं, चाहे बेटी विपक्ष की हो,
चाहे पक्ष की हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए बेटी बेटी है, ना कि बेटी वोट बैंक है। ठीक आप है। लोगों ने तो एक वोट बैंक के बचाने के चक्कर में एक बेटी को न्याय नहीं दे सकते, तो आपसे क्या उम्मीद कर सकती है उत्तर प्रदेश की जनता? उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है 2012 से लेकर 17 तक अपूर्वा जी ऐसा हाल था उत्तर प्रदेश में, पूरा जंगल राज व्याप्त था। माताएं बहनें शाम को निकल नहीं सकती थी घर से, ऐसी प्रवृत्ति हो गई थी उत्तर प्रदेश में। लूट अमान चैन सब खत्म हो चुका था। माताएं बहनें ठीक है शाम के समय नहीं 2 बजे के बाद घर से निकलने से कतराती थी, क्योंकि उनको पता था कि उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार है, गुंडे उसी गाड़ी में उसी पार्टी का झंडा लगा कर आएंगे और लूट करेंगे। जब वो पीड़ित अब रिपोर्ट दर्ज कराएगा थाने में, तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, उस गुंडे की संरक्षण देने का काम किया जाएगा। उस समय सपा के जो नेता थे ना, सपा के गुंडे, वो थाना अड्डा जमा रखा था उन लोगों ने। ऐसी हालत कर दी थी अपूर्वा जी। उससे त्रस्त होकर उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, पुनः हमारी सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में। अब हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं अपूर्वा जी। भाजपा के शासनकाल से इतनी उत्तर प्रदेश की जनता प्रसन्न है, मैं वही बता रहा हूँ, प्रसन्न है आपके पास तो हमको जिता रही है। जनता जिता रही है, जनता रिपीट करवा रही है। एक मिनट आशीष जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हेमंत मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम एक बार फिर से सत्ता में आ रहे हैं, बीजेपी कह रही है हम तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं। अब ऐसी दोनों कंडीशन में, हालांकि दोनों ही पार्टियां बहुत मजबूती के साथ चुनावी मैदान में हैं, दोनों ही पार्टी बहुत मजबूती के साथ अपना पक्ष रख रही है, अब ऐसे में कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है? कांग्रेस तो पूरी तरह से हाशिए पर चली गई है, संगठन नहीं बन पा रहा है, बन रहा है तो मजबूत नहीं हो पा रहा है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई तो समझ में आ रही है, कांग्रेस कहां है? देखिए, मैं सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मुझे लगता है कि कुछ आप सिलेक्टिव तरीके से आज बैठी हैं। जो विषय है वो विधानसभा के अंदर जो चर्चा हुई उसका है। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, कैसे चुनाव लड़ेगी, ये हमारा विषय है सोचने का। इस पे टीवी डिबेट से कहीं कुछ नहीं होने वाला है। हम जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जनता के साथ खड़े हैं और जनता के लिए लगातार हमारे आंदोलन चल रहे हैं। अभी मनरेगा पर हमारे कल ही जो है सारे प्रदेश के अंदर और सारे देश के अंदर हम लोगों ने एक आंदोलन किया, पुलिस ने हम लोगों को गिरफ्तार भी किया। तो शायद हो सकता है कि मीडिया सिलेक्टिव होती है तो ना दिखाई दे, मैं उस विषय पे नहीं जाता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सदन जो होता है वो सर्वोपरि है और सदन भाषण देने के लिए नहीं होता है, सदन चर्चा के लिए होता है। और मुझे लगता है कि सदन के अंदर जिन चीजों की चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चाएं सदन के अंदर योगी जी नहीं कर रहे हैं, इनसे बच रहे हैं। उसके पीछे वजह है क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। लोकसभा में भी नेहरू से लेकर के और सब लेकर के आते हैं, ये नहीं बताते हैं कि हमने किया क्या। विधानसभा के भी अंदर समाजवादी की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे हर चीज का जवाब, सवाल का जवाब जो है वो पुरानी सरकारों का कार्य नहीं होता। आपकी उपलब्धियां क्या है? आपने उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों का जो पलायन हो रहा है उनको रोकने के लिए आपने कौन से काम किए, आप नहीं बता पाए। आपने महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 जा रहा है, आप नहीं बता पाए कि महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्यों जा रहा है। आप संविधान की बात करते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग अपनी सरकार को चलने नहीं देते। तो ये सब चीजें जो थी जिन पे सदन के अंदर चर्चा आवश्यक थी, शायद मुझे लगता है कि कहीं भटक गई सरकार और केवल एक विरोधाभासी बात करने के अतिरिक्त और कोई कार्य उन्होंने सदन के अंदर नहीं किया। अब मैं दूसरी बात कहूंगा कि जो आंकड़े दिखाए जाते हैं कि बहुत कुछ अच्छा है, तो शायद वो गुडवी साहब का एक शेर है कि तुम्हारी फाइलों में मौसम गुलाबी है, तो शायद मुझे लगता है कि कुछ इसी तरीके की चीजें हैं वर्तमान परिवेश में। अभी एक सवाल बहुत अच्छा आपने किया और हमारे गहलोत साहब ने उसका जवाब देने की कोशिश भी की लेकिन नहीं कर पाए। अदालत के अंदर अगर किसी माफिया को या किसी भी पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए प्रयास किया जाता है तो वो सरकार का पक्ष होता है। न्याय करने का कार्य अदालत का है,
लेकिन उसकी पैरवी करने का कार्य जो है वो सरकार का है। जो सरकारी वकील होता है, सरकार की तरफ से उसको प्रोवाइड किया जाता है, वो उसका पक्ष रखता है। और मुझे लगता है कि शायद माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सही तथ्यों के साथ हमारी सरकार ने पैरवी नहीं की, इसीलिए कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी को जमानत मिल गई। जैसा कि अभी बताया कि अगर अदालत है, अदालत न्याय देती है, लेकिन अदालत न्याय सुनकर के देती है क्योंकि उसकी आंखों पे पट्टी बंधी है और तथ्यात्मक रूप से अपनी पक्ष को रखने का कार्य जो है वो सरकारी की पक्ष से रखता है, डिफेंस काउंसिल मुलजिम की तरफ से रखता है। तो मुझे लग रहा है कि मुलजिम का वकील ज्यादा इफेक्टिव हो गया, सरकार इफेक्टिव नहीं रही। ऐसा मेरा अपना जो है मानना है। अब दूसरी चीज आ जाती है कि वर्तमान के परिवेश में आप देखिए कि बेरोजगारी का स्तर कहां है। अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़े भाषण दिए जाते हैं, लेकिन क्या वास्तविकता में अर्थव्यवस्था में आम जनता को कोई लाभ मिल रहा है? शायद नहीं। मनोज जी हमारे कह रहे थे कि हम वहां सदन के अंदर भी मौजूद रहे हैं, क्या सदन में इन सब चीजों को लेकर के कहीं कोई चर्चा या कोई जवाब या कोई कहीं कुछ दिया गया? मुझे लगता है कि शायद नहीं। अगर दिया गया होता तो मनोज जी भी निष्पक्षता के साथ बताते कि हाँ सदन के अंदर इस तरीके की भी चीजें रही। तो ये जो चीजें हैं जो वास्तविकता से परे हैं, आप उनके बारे में गुमान कर रहे हैं। अरे आप अपना बताइए कि हमने जनता के लिए 2017 के लेकर के 2025 तक हमने जनता को क्या डिलीवर किया। कानून व्यवस्था की स्थिति क्या भय दिखा करके कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारा जा सकता है? अभी चतुर्वेदी जी हमारे मेजर साहब ने एक बात कही कि शराब की दुकानें आपने टाइम बढ़ा दिए और उनको खोलने के लिए भी आपने उसके लिए कर दिया। क्या ये अपराध को बढ़ाने में, बढ़ोतरी करने में सहायक नहीं होगा? मुझे लगता है कि शायद ये बढ़ोतरी करने में सहायक होगा। उत्तर प्रदेश का युवा अगर उसको रोजगार मिलेगा, अगर उसको सारे संसाधन मिलेंगे, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, अगर उन महंगाई को कंट्रोल करेंगे तो मैं समझता हूं कि शायद अपराध कम हो सकता है। किसानों की बात ले ली, किसानों के लिए आज बताइए गन्ना का मूल्य क्या उसको मिल रहा है? क्या उसको एमएसपी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। उस पर कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं। चर्चा काहे पे है? चर्चा केवल है हिंदू मुसलमान। चर्चा काहे पे है कि पूरे नहीं सरकारों ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे साहब अगर यही सब कुछ अच्छा था तो काहे अभी लोकसभा के चुनाव में आप 36 सीटों 33 सीटों पे आ गए? जनता नहीं तो आपको नकारा ना। आप संविधान के अनुरूप जब ठीक है नहीं हेमंत चलेंगे मिश्रा जी, तो देखिए जनता ने नकारा नहीं, इसे ये जो नैरेटिव एक बनाया जा रहा है और मुझे लग रहा है ये अपनी जो मन की तसल्ली के लिए जो बातें की जा रही है ना कि जनता ने नकार दिया, 36 सीटों पर आ गए। अगर जनता ने नकार दिया होता तो फिर सरकार कैसे बन पाती? दूसरी बार रिपीट कैसे हो पाते? चाहे बहुमत के ही हिसाब से, चाहे गठबंधन के हिसाब से, अगर जनता ने नकारा होता तो फिर सरकार नहीं बन पाती। पहली चीज। दूसरी चीज हिंदू मुस्लिम को लेकर जो आप कह रहे थे हेमंत जी, अब देखिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्या समाजवादी पार्टी नहीं करती? हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्या कांग्रेस नहीं करती है? नहीं हेमंत जी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति समाजवादी पार्टी भी करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कांग्रेस भी करती है, जाति की राजनीति सपा भी करती है, जाति की राजनीति कांग्रेस भी करती है। राजनीति ही तो करने आए हैं ना सर, राजनीति ही तो करने आए हैं ना। अब आप वोट बैंक के आधार पर, चलिए ठीक है, पहले सर कांग्रेस की स्थिति सुधार लीजिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति सुधार लीजिए सर, बहुत बेहतर होगा। सोलो भी लड़िए सर चुनाव, सोलो भी लड़िए, थोड़ा सा स्थिति सुधारिए कांग्रेस की भी सर। 89 के बाद से रिपीट नहीं कर पाए हैं, 89 के बाद से रिपीट नहीं कर पाए हैं। कोड एंड सिरप का मुद्दा उठा रहे हैं आप। एक मिनट रुक जाइए हेमंत जी, एक मिनट रुक जाइए। कोड एंड सिरप का मुद्दा उठा रहे हैं, कोड एंड सिरप के मुद्दे पर आप उत्तर प्रदेश को घेर रहे हैं, कोड एंड सिरप के मुद्दे पर आप योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं। कोड एंड कप सिरप का एक बूंद भी सर अभी उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है, एक भी जान उत्तर प्रदेश में नहीं गई है। जो करता धरता है तमिलनाडु, वहां के लिए कब आवाज उठाएंगे? कब वहां पे हाय हाय मचेगी स्टालिन को लेकर? वहां के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हिमाचल के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं। मनोज मिश्रा जी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बात और कही है, बांग्लादेश का भी मुद्दा उन्होंने उठाया, जहां उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में एक दलित हिंदू को पीटकर मार दिया गया।
एक बूंद आंसू यहां से किसी को लेकर किसी के मुंह से एक आवाज नहीं निकली, जबकि गाजा पट्टी पर आंसू बहाने वाले बहुत थे। प्रियंका गांधी जी का, अपूर्वा जी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। नहीं, अभी रुक जाइए हेमंत जी, आप इंटरप्ट करिएगा बाद में, मनोज जी के बाद में। अभी सवाल मेरा मनोज जी से है। अपना पूरा बयान इस संबंध में क्या है, हेमंत जी रुक जाइए, अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा सर, अपनी बारी में बोलिएगा। 1 मिनट हेमंत जी प्लीज रुक जाइए। मनोज जी, अब अपूर्वा जी आपका सवाल जरा दोहराइएगा। आज योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश का भी मुद्दा उठाया। वो कह रहे बांग्लादेश में एक दलित हिंदू को पीट कर मार डाला गया, लेकिन गाजा पट्टी पर आंसू बहाने वालों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। नहीं अपूर्वा जी, ये मुझे लगता है कि हमारे पड़ोसी देशों में बड़ा दुर्भाग्य है, और खासकर बांग्लादेश को लेकर के जिसको बनाने में, अलग करने में, भरण पोषण में भारत सरकार ने बहुत योगदान दिया, लेकिन आज कोई पहली बार नहीं है। दुर्गा पूजा से लेकर के बहुत सारे पिछले 12 साल के, चूंकि मैं कलकत्ता में एक लंबा समय देता हूं, पिछले 25 वर्षों से वहां की पत्रकारिता भी कर रहा हूं, तो मैंने देखा है कि बांग्लादेश में जब भी इस तरीके की बातें होती हैं, तो जो भी चिन्हित या किसी भी समाज में किसी भी अग्रिम पंक्ति का हिंदू है, वो चाहे मीडिया से हो, चाहे व्यवसायिक हो, चाहे जिससे, तो उस पर कई तरीके का अत्याचार होते हैं, और ये वहां का जनमानस करता है। योगी जी इसकी चिंता कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे अभी हेमंत जी कह रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है, प्रियंका का भी बयान आया, और इसमें सभी भारतीयों को चिंता करनी चाहिए कि वजह क्या है कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश है, इनकी अपनी इंटरनल विवादों में, लड़ाई में वहां का हिंदू क्यों पिसता और क्यों मारा जाता है। लेकिन हेमंत भाई ने एक बात कही थी अपूर्वा जी, मैं उस बात का भी जवाब देना चाहूंगा। हेमंत भाई, दरअसल सदन की अपनी एक प्रक्रिया होती है, प्रतिपक्ष और नेता पक्ष और बाकी सदन के नेताओं को बोलने का, अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलता है। ना तो सरकार उतनी खराब होती है, ना ही उतनी अच्छी होती जितना विपक्ष उस पर आरोप लगाता है। ये वैचारिक लगभग 30 सालों से हम सब लोग सदन को देखते आए, कवर करते चले आए हैं। रही बात आपका या समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, इनकी बातें बिल्कुल मैं मानता हूं कि इनके सवाल भी जायज हैं, लेकिन हम चर्चा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री ने आज क्या बयान दिया या क्या स्पीच दी सदन में रहते हुए। जो मौजूद नेता विपक्ष थे या अन्य नेता, तो उन्होंने भी सवाल इस बात पर जरूर उठाया है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कंपेयर तो करना पड़ेगा ना, तुलनात्मक सरकारें तुलनात्मक ही चलती हैं। जैसे अभी आपने उदाहरण दिया कि साहब 73, 66 फिर 36 पे क्यों आ गए, बिल्कुल ठीक बात है। आप भी 49 पे थे, 49 पे आप 99 पे पहुंचे, ये आपकी उपलब्धि है, लेकिन वाकई में चिंता का विषय है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। यही वजह है कि उनका नारा 300 पार नहीं हुआ, 273 नहीं हुआ, 240 में गठबंधन की सरकार चल रही। तो ये है राजनीतिक स्थिति। लेकिन जब बात आप मायावती सरकार में अगर यमुना एक्सप्रेसवे की थी, अखिलेश सरकार में आगरा एक्सप्रेसवे को हुई, उसके बाद चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो हम बात कर ले बुंदेलखंड की बात कर ले, या अभी गंगा एक्सप्रेसवे, अब तो सब लोगों ने फाइटर जेट उतार ही रहे हैं। अभी गंगा एक्सप्रेस कंप्लीट नहीं हुआ, उस पर उतरा। दूसरी बात, बीच में एक सेंगर को लेकर के आई थी। सेंगर की अगर राजनीतिक यात्रा में हम चर्चा करेंगे तो उन्होंने कोई दरवाजा छोड़ा नहीं, तो बसपा में भी थे, सपा में भी थे, भाजपा में भी थे। अब रही बात इस बात को लेकर के कि साहब पैरवी को लेकर सरकार, वाकई में ठीक बात है, सरकारी वकील कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। सरकारी वकील के साथ वो पीड़ित परिवार का भी वकील होता है। अब तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने कैसे उनको, जब वो जेल नहीं जा रहे थे, जब वो जेल गए, जेल के बाद अब उनको अगर बेल मिल रही, तो मुझे लगता है मैं उस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता, आप कर सकते हैं, पर ये ध्यान देना होगा कि वो बसपा से सपा, सपा से भाजपा में चल के आए, और उनपे जो आरोप लगा या जिस बात में वो जेल में गए, वो किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए या किसी भी पार्टी का हो, इससे बेहतर, इससे बुरी बात हो ही नहीं सकती कि बलात्कार जैसे आरोप में, हत्या जैसे आरोप में आप जेल में जाते हैं। जी ठीक है। केएन पांडे, एक सवाल यहाँ पर आपसे, ग्रामीण इलाकों में क्या लग रहा है कि जो सरकार के विकास और सुरक्षा का जो एक इम्पैक्ट होना चाहिए था, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो होना चाहिए था, वो आपको नजर आ रहा है? शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात छोड़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों पर अगर फोकस करें तो वो इम्पैक्ट दिख रहा है? ये पूर्वा जी, ये इम्पैक्ट दिख रहा है। शायद यही वजह है कि सरकार जो है दोबारा बहुमत में आई है, और लगातार बहुमत में आई, उसके कार्य जो है, कार्य व्यवहार को लोग सराहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी योगी का जो पैटर्न है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, उसको लोग काफ़ी सराहते हैं। देखा जाता है कि जो पहले लोगों के यहाँ जो है तमाम आपराधिक गतिविधियाँ होती थी, उसमें काफ़ी लूट डकैती हो, छिनैती हो, अपहरण हो, इन सब चीज़ों में काफ़ी कमी आई है। लोग जो है स्वच्छंद होकर के अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी घूमते हैं, बाजारों में भी घूमते हैं, महिलाएं भी आती जाती हैं, तो उनको काफ़ी एक तरीके से सुकून मिला है इस कानून व्यवस्था के बदले, तो काफ़ी वो एक तरह से देखा जाए सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और
कहीं भी कोई ऐसा फर्क नहीं है। तो विकास भी हुआ है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में वो विकास का भैया वहाँ भी पहुँचा है, क्योंकि जिस तरीके की सड़कें कभी लखनऊ में हुआ करती थी वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हुई। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो चारों तरफ से चौमुखी विकास की बातें कही जा रही हैं, लोग महसूस भी कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि सरकार रिपीट हुई है, अन्यथा की स्थिति में शायद यहाँ पे योगी सरकार ना आती, कोई और होता या कोई और पार्टी यहाँ पे राज करती। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा, ऐसा योगी सरकार ने किया होगा, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हो, चाहे विकास के आधार लेकर के हो, चाहे आर्थिक मोर्चे पर हो, कुछ ना कुछ ऐसा काम किया होगा जिसको लोगों ने सराहा है, अपनाया है और इनको फिर सत्ता के शीर्ष पर ला करके कुर्सी पर बैठाया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कहीं न कहीं सरकार के एक तरीके से पक्ष में लोग हैं, लामबंद हैं, और ये लामबंदी जो है कितने दिनों तक रही है तो आगे आना वक्त ही बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर के आज की जो स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो वो लोग बेहतर महसूस कर रहे हैं। हालांकि एनसीआरबी की बातें की जाती हैं, कुछ मामलों में हो सकता है कि ये गड़बड़ हो, लेकिन हर जो मानदंड है उसमें योगी सरकार खराब है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। जी पूर्वा जी। ठीक है, आशीष चतुर्वेदी जी, विपक्ष सवाल उठा रही है, सत्ता पक्ष जमीनी हकीकत दिखा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि निवेश, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, ये सब कुछ तो जमीन पर दिख रहे हैं, विपक्ष तो सिर्फ आंकड़ों में उलझा हुआ है। उनको देखना चाहिए ना, जो उद्घाटन हुआ है योगी को उसी एयरपोर्ट से फ्लाइट में उड़ना चाहिए। ये खुला चैलेंज है उनके लिए। जिन एयरपोर्टों का उन्होंने उद्घाटन किया, जिसका वो महिमा मंडन कर रहे हैं, उस एयरपोर्ट से उड़ के तो जाए पहले। कैसे उड़ेंगे, तो बंद हो गए। जो एम्स खोल रहे थे, छोटे छोटे एम्स जो सिर्फ खबरों में चलते थे, यही मेरी कॉलोनी में एक डॉक्टर साहब थे, वो एम्स में थे। मैंने पूछा क्यों छोड़ दिया आपने, यहाँ मेदांता क्यों ज्वाइन कर लिया? बोले वहां कुछ है ही नहीं। यहीं पास में रायबरेली में खोला था ना भाजपा ने एक एम्स, वो लगभग बंद होने की कगार। बोले उससे ज्यादा जो फैसिलिटी है टेस्ट कराने की ना, यही मेरे बगल में, यहीं रहते हैं पड़ोस पे, किसी दिन चाहेंगे तो सामने टीवी बैठा दूंगा उनको, तो पता चल जाएगा कि ये जो विकास की गाथा बहार है उसकी क्या सच्चाई। अभी कानून व्यवस्था की बात हो रही थी, मुझे कुछ नाम याद आ गए जिन पे 70, 80, 90 मुकदमे। धनंजय सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, अभय सिंह, बादशाह सिंह, चुलबुल सिंह, ब्रजेश सिंह, इन पे योगी क्या हो जाता है, या योगी पुलिस को क्या हो जाता है इन पे? 80, 90 से ज्यादा मुकदमे हैं इन सब। ये सब माफिया नहीं है, और भी लंबी लिस्ट है। ये सब माफिया नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने अपने ऊपर से 11 मुकदमे आपराधिक वापस लिए थे कि नहीं लिए थे बनते ही? केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ऊपर से मुकदमे वापस हटवाए थे कि नहीं बनते जैसे ही बनते? तो कौन सी बातें कर रहे हैं कानून व्यवस्था की ये लोग? इनका कट्टा चिट्टा तो हम ऐसे ही खोल सकते हैं, आप गूगल करिए, सब आ जाता है। इन लोगों ने जो एफिडेविट दिया उसमें साफ है कौन किन धाराओं में, किन गंभीर धाराओं में लगे। और जहां अभी बात हो रही थी कुलदीप सिंह सेंगर की, जिन्होंने कहा, अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि हमने जेल भेजा, महाराज सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ा था आपके। और आपको ये भी बता दूं मजे की बात, जो कहना नहीं चाहिए लेकिन मजे की बात, मैं आपको सरकास्टिकली कह रहा हूं कि उस लड़की के पिता की हत्या पुलिस थाने के अंदर हुई थी। आप ही की सरकार में पुलिस थाने के अंदर मारा गया था, पीट पीट के उसको। किसके कहने पे पिटवाया था? समाजवादी पार्टी के, आपके सेंगर के कहने पे ना। और उसको बचा कौन रहा था? यही योगी आदित्यनाथ, यही बचा रहे थे उसे। तब सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा था, सामाजिक संगठन, एनजीओ सब चिल्ला रहे थे, मीडिया सब चिल्ला रहा था कि हो क्या रहा है यहाँ। तब गया था वो जेल, आपने नहीं भेजा था। ठीक है, अतुल गहलोत जी जवाब दीजिए। गलत चीजें जो है, जवाब दीजिए, ये आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। अतुल गहलोत जी, मैं समाजवादी पार्टी के अपने आशीष जी से पूछना चाहता हूँ, वो मोइन खान कौन था? अयोध्या वाला इनका पार्टी का नेता था, आप लोग रो रहे थे डीएनए टेस्ट हुआ था तो पता चला बलात्कारियों को माला किस पार्टी के नेताओं ने पहनाई? संस्कारी बलात्कारी, यादव सिंह कौन था? संस्कारी बलात्कारी कौन लेके आया? करता था संस्कारी बलात्कारी कौन शब्द लेके आया? नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 लौंडे भाजपा के पकड़े गए, 3 लौंडे पकड़े गए ना, भैया नहीं बोलेंगे, वोट बैंक चला जिन्होंने जाएगा, लड़की का रेप किया, वीडियो बनाया और वो ताले में छूट गए ना, उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। वो उस पे किस पे नहीं बोलेंगे? भाजपा कहाँ से बोलेगी? बलात्कारियों से भरी पड़ी है। आपके मोदी जी ने उस आदमी का प्रचार किया जिसने 2009 की स्थिति बनाई, जिसने नरेंद्र मोदी को तो शर्म आनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे आदमी का प्रचार कर रहा था तुम्हारा मोदी, जिसने 2900 सीडी बनाई थी रेप करके। आपका मोदी उसके लिए प्रचार कर रहा था। और अगर तुम ऐसे आदमी के लिए मंदिरें फाँक रहे हो तो तुम भी कितने गए गुजरे हो, तो ऐसे आदमी के लिए, ऐसी पार्टी के लिए, ऐसी विकृत गिरी हुई पार्टी, ऐसे गिरे हुए नेता जिनको कोई ईमान नहीं, जो अपनी डिग्री छुपाने के लिए, अपनी डिग्री छुपाने के
नहीं। अब रुक जाइए अतुल गहलोत जी, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, अब रुक जाइए सर, अब रुक जाइए। चलिए ठीक है, नहीं नहीं अभी रुक जाइए सर। देखिए अब पक्ष तो रखेंगे ना, अतुल जी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, पर्सनल मत हो जाइए। चलिए अभी रुक जाइए। हेमंत मिश्रा जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चूंकि देखिए सर वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, निष्कर्ष तक भी पहुंचना है ना सर, कि सिर्फ हल्ला करते रह जाना है, सिर्फ इसी तरह से बहस नहीं करनी है सर, निष्कर्ष पर भी पहुंचना है कि आज की जो पूरी चर्चा रही सदन में, सीएम योगी आदित्यनाथ का जो स्पीच रहा। एक मिनट रुक जाइए अतुल गहलोत जी, अतुल जी रुक जाइए, रुक जाइए सर, रुक जाइए अतुल जी, रुक जाइए, ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए, रुक जाइए। अब थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, एक एक करके जवाब दीजिए। क्लोजिंग कमेंट के साथ शुरुआत करते हैं सर, अभी रुक जाइए, अब इतना एकदम से उत्तेजित नहीं हो जाना है, ठीक है। अतुल जी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, जाहिर सी बात है। आशीष जी आप भी अपनी पार्टी का ही पक्ष रखेंगे, आप भी अपने लीडर को सेव करने की कोशिश करेंगे। अतुल जी भी वही कर रहे हैं, वो भी अपने लीडर को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। हेमंत मिश्रा जी, सच्चाई नहीं सुनना चाहते, ठीक है रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। अगर इतना ही अच्छा सपा का कार्यकाल रहता तो फिर जो कंपनियां आज आ रही हैं वो कंपनियां आज से 9 साल पहले आ चुकी होती सर। उत्तर प्रदेश में वो कंपनियां आज से 9 साल पहले आ चुकी होती। जो कंपनी आज आ रही है ना, वो निवेश आज से 9 साल पहले हो चुका होता। इतनी बहस हम आज कर ही नहीं रहे होते। हेमंत मिश्रा जी, हेमंत मिश्रा जी, किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने। एक मिनट सर रुक जाइए, ठीक है ठीक है। अरे मैं ये कहा कह रही हूँ कि सर आप लोगों ने काम नहीं किया, आप लोगों ने भी बहुत बेहतर काम किया, लेकिन फिर वो जनता क्यों नहीं देख पाई? जनता क्यों नहीं देख पाई सर? दोबारा 17 में आप क्यों नहीं आ पाए? दोबारा 17 में आप क्यों नहीं सत्ता में आ पाए? तो काम आप कैसा कर रहे थे कि जनता नहीं देख पाई, जनता नहीं समझ पाई उस चीज को? बताइए, या तो आप उस चीज को बेहतर तरीके से जनता तक डिलीवर नहीं कर पाए, आप डिलीवर नहीं कर पाए, जनता उस चीज को नहीं समझ पाई। कोई भाजपा बता दे कि क्या बनाया मोदी ने या योगी ने। चलिए ठीक है, अभी रुक जाइए, अभी क्या बनाया क्या नहीं बनाया अभी उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में, अभी रुक जाइए। हेमंत जी से सवाल ले लेने दीजिए। अरे रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। मार के निकाल दिया, अपनी माँ को घर से निकाल दिया। अरे किसने धक्का मार के निकाल दिया? आशीष जी आप देखने गए थे क्या? किसने धक्का मार के निकाल दिया? किसने धक्का मार के निकाल दिया? किसने धक्का मार के निकाल दिया? मंच से मुलायम सिंह यादव के हाथ से माइक किसने छीना था? मंच से मुलायम सिंह के हाथ से माइक किसने छीना था? अब उस पर भी हम कहते हैं कि उन्होंने धक्का देके हटा दिया। अब आप मुझे एक बात ये बता दीजिए आशीष चतुर्वेदी जी, अगर समाजवादी पार्टी, एक मिनट रुक जाइए अतुल जी, दोनों का आवाज डाउन करिए, आवाज डाउन करिए, आवाज डाउन करिए, आवाज डाउन करिए। आशीष जी अब अगर आप इस तरह से परिवार पर जाएंगे, आप पर्सनल होंगे, तो फिर आपको भी ये चीज सुनने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अतुल गहलोत जी भी इस चीज को लेकर जवाब दे सकते हैं। लेकिन अब आप मुझे ये बता दीजिए कि जब आखिर अखिलेश यादव एक बार मुख्यमंत्री बने, किसकी वजह से और किसके नाम पर बने? मुलायम सिंह यादव जी के नाम पर बने, उनके नाम पर, उनके काम पर वो बने। अगर वो दोबारा रिपीट किए होते तो हम ये मान सकते थे कि हाँ अखिलेश यादव जी ने अपने दम पर, अपने पिता के न रहने पर उन्होंने दोबारा सत्ता में वापसी की है, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो ये कैसा काम था? भाजपा को पीछे धकेल दिया और ईडी, सीबीआई, मीडिया सबको लपेट दिया, सबने वोट ले लिया, सबने वोट ले लिया, जनता को काम नहीं दिखा, फिर इसका मतलब है जनता को काम नहीं दिखा सर। अभी रुक जाइए, अब रुक जाइए, नहीं अब इस तरह से नहीं। अतुल जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो प्लीज शांत हो जाइए। आशीष जी प्लीज शांत हो जाइए। हेमंत जी से सवाल ले लेने दीजिए मुझे क्लोजिंग कमेंट के साथ। हेमंत जी जवाब दीजिए, कानून कांग्रेस का राज अगर इतना ही मजबूत होता उत्तर प्रदेश में तो वो वापसी करती, वो निवेश आ पाता जिसकी आज चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। क्या पता इसकी चर्चा राहुल गांधी कर रहे होते, प्रियंका गांधी कर रही होती। वो जनाधार नहीं मिल पा रहा है कांग्रेस को, हम उसी स्पीच पर ही चर्चा कर रहे हैं। बहुत शॉर्ट में मैं एक बात कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी का शासन जो है 1989 से पहले तक था और वो विकास पुरुष कहे जाते थे। जनता कहती थी, इसने कभी नहीं कहा कि वो विकास पुरुष थे, जनता कहती थी। और उसके बाद से जिस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर हावी हुई, विभाजन की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर हावी हुई, उसका नुकसान कहीं ना कहीं पार्टी और को झेलना पड़ा। बिल्कुल साफ गोई के साथ मैं इसको स्वीकार भी करता हूँ। उसके बाद तो समाजवादी पार्टी भी आई, बसपा भी आई।
सही था। मैंने मेरी बात को हो जाने जी। क्या ये सही था? देखिए, जनता को चाहिए, जनता को न्याय चाहिए, लेकिन क्या न्याय और भरोसा सरकार, वर्तमान सरकार क्या दे पा रही है? नहीं दे पा रही। देखिए, अपराध बढ़ना घटना, ये सभी अपराध कभी अगर अपराध खत्म हो जाए तो थाने खत्म हो जाए, और थाने खत्म हो जाए तो मुझे लगता है कि कोर्ट कचहरी की भी आवश्यकता ना पड़े। तो मैं तो ये कहूंगा कि शायद आप जनता के अंदर वो भरोसा पैदा करिए कि कहीं नफरत की राजनीति जो है ना आए। मनोज मिश्रा जी, क्या विपक्ष के पास योगी मॉडल के मुकाबले कोई और वैकल्पिक मॉडल आपको दिख रहा है? जैसा कि अभी आशीष चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि हमने जनता के लिए इतना काम किया, क्या वो डिलीवर नहीं कर पाए वो काम? जनता वो काम देख नहीं पाई कि वो दोबारा से वो सत्ता में नहीं आ पाए? नहीं अपूर्वा, देखो काम जनता देखती है, जनता चीजों को समझती है, और 5 साल के काम के बाद जब दोबारा आप चुनाव जाते हो तो उसके बाद ही आपको वोटिंग मिलती है और सिर्फ सरकारें बनती हैं और नहीं भी बनती हैं। लेकिन जहां तक बात अभी आपका जो सवाल था योगी जी का, इससे पहले भी हेमंत जी बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। उत्तर प्रदेश के राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया। 91 जो मंडल कमंडल, और लगातार गठबंधन के साथ 2007 में मायावती, 2012 में अखिलेश यादव सरकार आई इंडिविजुअल तरीके से अगर हम देखें, लेकिन 2017 के बाद 2022 नारायण तिवारी जी, स्वर्गीय नारायण तिवारी जी की जो इन्होंने जिक्र किया भाई साहब ने, बिल्कुल ठीक बात है। उन्हीं मुख्यमंत्री के रहते सरकार 37 साल बाद रिपीट हुई। तो जब अगर आप 36 की चर्चा करोगे सांसदी की, तो आप ये भी करोगे 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट की है। और मुद्दों की रही बात, तो कौन कितना समझा ले सकता है। अभी आपके सामने जीता जागरण पड़ोस से कई राज्यों का, चाहे वो बिहार की बात कर लें, हम हरियाणा की बात कर लें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें, लेकिन हम उत्तर प्रदेश पर ही रहेंगे। विपक्ष में अक्सर इस बात को हम लोग महसूस करते हैं कि योगी जी के सामने शायद विपक्ष में नेता कोई और होता तो बेहतर जवाब दे दिया होता, लेकिन जब तक अखिलेश यादव 2017 में 2022 तक विपक्ष में थे, विपक्ष का पक्ष ज्यादा मजबूती से देखने को मिला है और रखा भी जाता रहा। जी ठीक है, बिल्कुल। आशीष चतुर्वेदी जी, सर विद इन 1 मिनट क्लोजिंग कमेंट इस पूरे विषय को लेकर। ये कहना चाहेंगे कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बहुत खराब है, बुरा हाल है। आप देखिए क्या हाल है, थानों में आज उगाही का माहौल है, बिल्कुल पैसे दिए बगैर आप कोई काम नहीं करा सकते, सब जानते हैं। और उसमें भाजपा भी शामिल है, ऐसा ही नहीं कि बाकी लोग पीड़ित हैं, वो भाजपा भी कुछ नहीं करा पा रहे हैं, कुछ नहीं करा पा रहे, वो जाते हैं ऐसी परेशानी अतुल गहलोत जी कुछ नहीं करा पा रहे, तो आप कानून व्यवस्था समझ लीजिए कहाँ खड़ी हुई है। चलिए ठीक है, अतुल गहलोत जी क्लोजिंग कमेंट। जी, हमारी सरकार के 2 टर्म्स में बहुत अच्छी हम कानून व्यवस्था चलाई उत्तर प्रदेश में, जनता उत्तर प्रदेश की सरकार से प्रसन्न है। और एक बात अब अपूर्वा जी मैं बता देना चाहता हूँ, हमने बदमाश और गुंडागर्दी माफिया राज को खत्म करने का काम किया, मिट्टी मिलाने का काम करा, और आगे भी कोई भी ऐसा बदमाशी करेगा या माफिया राज करेगा तो हम उन लोगों को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो देखिए, सदन में आज भाषण नहीं हुआ है बल्कि एक हिसाब हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश दावों से नहीं, वादों से नहीं, बल्कि फैसलों से चलेगा, और वो फैसला वो आज करके उन्होंने दिखा दिया है सदन में। उन्होंने कहा है कि विपक्ष सिर्फ आंकड़ों में उलझा हुआ है, वो सिर्फ शोर कर रहा है, आरोप लगा रहा है, लेकिन हम अपने काम को जमीनों पर दिखा रहे हैं। अब विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप तो लगातार जारी ही रहेगा। अब सरकार आगे किस तरह से जवाब देती है, किस तरह से विपक्ष की बोलती बंद होती है, या विपक्ष अभी और कितने सारे मुद्दे ऐसे उठाकर लाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।